नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। आज एक बार फिर से हम आप सभी के बीचों में आ लौटे हैं अपनी खास पेशकश के साथ, और जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से देश की पहली जो रेल है यानी कि हाइड्रोजन रेल की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई। तो साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, और साथ ही यह भी आपको जानकारी देंगे कि अयोध्या के घटनाक्रम में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। तो प्रज्ञा, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं खबरों की। बिल्कुल, तो देश की रेल यात्रा में एक नया अध्याय आज जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी और खास बात यह है कि इसे भारत में ही डिजाइन और इंजीनियरिंग के तौर पर तैयार किया गया है। बिल्कुल प्रज्ञा, और देखिए यह जो ट्रेन है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है, जिसमें कि हाइड्रोजन को बिजली में बदलकर ट्रेन को चलाया जाता है। और इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि इको फ्रेंडली है पूरी तरीके से। इसके संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य के समान होता है, और इसका मुख्य उप उत्पाद सिर्फ पानी की भाप ही होती है। बिल्कुल, हाइड्रोजन ट्रेन न सिर्फ प्रदूषण को कम करने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि ये भारत की स्वदेशी तकनीक क्षमता को भी दर्शाती है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन आधारित ट्रेनें चल रही हैं। ग्रीन एनर्जी और आधुनिक रेलवे की दिशा में ये कदम आने वाले समय में परिवहन व्यवस्था को नई पहचान भी दे सकता है। बिल्कुल, तो देखिए देश की पहली हाइड्रोजन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना कर दिया गया है, और जहां यह ग्रीन रेलवे को लेकर एक बेहद ही बड़ी पहल मानी जा रही है। बिल्कुल निकिता, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया है। अब बात कर लेते हैं निकिता अगली खबर की। मॉनसून सत्र 2026 से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने शुक्रवार आज एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये बैठक जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हो रही है। बिल्कुल, देखिए जानकारी इसमें यह भी है कि राजनाथ सिंह इस हाई लेवल जो ये मीटिंग है उसमें स्ट्रैटेजी उनकी ओर से बनाई जाएगी, अध्यक्षता वे कर रहे हैं। तो साथ ही साथ यह मीटिंग आने वाले मानसून सेशन 2026 के लिए सरकार के एजेंडे को भी फाइनल करने के लिए है, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट में मानसून सेशन सोमवार यानी कि 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल निकिता, क्योंकि पार्लियामेंट का मानसून सेशन जैसा कि आपने बताया 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक ये मानसून सेशन चलेगा। सरकार ने 19 जुलाई को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इसमें सरकार अपनी विधायी एजेंडा और विरोधी पार्टियां उन मुद्दों को बताएगी जिन्हें वो सत्र के दौरान उठाना चाहती है, और इसी को लेकर निकिता आज जो ये बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखना ये बेहद जरूरी होगा कि किस तरह से इस बैठक में रणनीति जो है वो बनाई जाती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, 20 तारीख को यानी 20 जुलाई से मॉनसून सेशन जो है वो शुरू होने वाला है। ऐसे में एनडीए की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? जिस तरह से 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इस सत्र शुरू होने से पहले जब तमाम पक्ष के नेता है या विपक्ष के नेता है अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया, और यही वह है कि आज राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक हो रही है। इस बैठक में जो एनडीए के जो सहयोगी जो मंत्री हैं उस बैठक में शामिल हुए हैं। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए, संसदीय कार्य मंत्री भी इस बैठक में है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में सरकार की तरफ से जो एजेंडे 20 तारीख से जो मानसून सत्र शुरू होगा, इसमें सरकार की तरफ से जो 7 बिल लाया जाएगा, जिसमें 5 नए बिल होंगे। उस बिल पर चर्चा होगी कि आखिर इस बिल को हम जब 19 जुलाई को तमाम ऑल पार्टी की जब मीटिंग होगी, उस मीटिंग में हमको कैसे रखना है, किस तरह से विपक्ष को इस बिल के पक्ष में सदन के अंदर बहुमत सिद्ध करने के पक्ष में उनको मनाना है, और तमाम जो तरह के जो एजेंडे हैं उस पर इस बैठक में चर्चा होगी। जो सरकार की तरफ से बिल लाने की तैयारी सरकार ने किया है, जिसमें 2 ऑर्डिनरी बिल है और एक जो राष्ट्र का अपमान को लेकर सरकार की तरफ से जो कानून बनाया जा रहा है उसको लेकर। बिल्कुल अरविंद, देखिए बीते रोज जो है वो कांग्रेस की ओर से बैठक की गई थी और आज एनडीए की ओर से बैठक की जा रही है। कितनी अहम ये साबित हो सकती है, क्योंकि देखिए विपक्ष तो पूरी तरीके से तैयारियां कर बैठा है कि मानसून में उन्हें सरकार को किस किस विषय पर जो है उन्हें घेरना है, तो वही
एनडीए की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण होगी? देखिए निकिता, जिस तरह से लगातार देश भर में भ्रष्टाचार, नीट पेपर मामला हो या फिर सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल है, यह मुद्दा को लेकर विपक्ष किस तरह से सदन में सरकार को घेरेगा, इस पर सरकार विपक्ष की तरफ से तो रणनीति बना ली गई है। लेकिन विपक्ष की रणनीति को कैसे सदन के अंदर हमें जवाब देना है, इसकी रणनीति पर सरकार की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है कि 19 जुलाई को एक ऑल पार्टी की मीटिंग है। उस मीटिंग में सरकार की तरफ से जो विधायी एजेंडे रखे जाएंगे सदन के अंदर, वो ऑल पार्टी मीटिंग में रखा जाएगा। उसके साथ ही विपक्ष भी अपना एजेंडा रखेगा कि इस सदन के अंदर जब 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है तो विपक्ष की तरफ से ये एजेंडा सरकार को घेरने की रणनीति कहीं न कहीं विपक्ष के हर सवाल का किस तरह से जवाब दिया जाए, इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। यही वजह है कि राजनाथ सिंह के आवाज पर एनडीए मंत्रियों की यह बैठक हो रही है। बैठक इतनी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से लगातार धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हो रही है या फिर हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनकी मांग हो रही थी इस्तीफे को लेकर, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के हर रणनीति पर हमको सत्ता पक्ष कैसे बिल्कुल। अरविंद, अगर बात की जाए डीलिमिटेशन की, उसको लेकर कितनी तरह से तैयार है एनडीए की पूरी गवर्नमेंट? देखिए, सरकार की तरफ से डीलिमिटेशन को लेकर जिस तरह से सरकार ने अपना पक्ष रखा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को किस तरह से इस चीज को लेकर हम जब सदन के अंदर जब हम चर्चा करेंगे तो विपक्ष को कैसे अपने पाले में रखे, विपक्षी सांसदों को अपने कैसे पाले में रखे, ताकि सदन के अंदर प्रारूप रूप से जो पास कराने वाली जो बहुमत होती है वो हमारे पक्ष में हो और कानून बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है कि विपक्ष के हर सवाल का हम संतुष्ट तरीके से जवाब दें और विपक्ष संतुष्ट हो, क्योंकि जिस तरह से चर्चा हो रही है कि जनता के हर मुद्दे पर हर काम को लेकर सरकार पूरी सजग है, जिस तरह से विपक्ष हर मुद्दे को उठा रहा है, तो उस सभी मुद्दों पर सरकार सदन के अंदर कैसे जवाब देगी, इस पर जो बैठक हो रही है उस पर रणनीति बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो रणनीति बन रही है तो विपक्ष के हर सवाल को जवाब देने के लिए बिल्कुल अरविंद, अब देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग्स में क्या कुछ फैसले जो हैं वो लिए जाते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रज्ञा, देखिए मीटिंगों का दौर जो है वो लगातार अब शुरू हो चुका है, क्योंकि मानसून सत्र लगभग अब आने वाला है। 20 तारीख से मानसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी। जहां कल विपक्ष की ओर से मीटिंग की गई थी, तो वहीं आज केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों की यह बैठक की जा रही है। बिल्कुल निकिता, अब देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति जो है इस बैठक में जो है वो बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं निकिता अगली खबर की। अयोध्या से जुड़ी ये खबर है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी आज अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए इसमें यह भी जानकारी सामने आई है कि शासन ने एसआईटी को विस्तृत जांच के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया था। समय सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक भी एसआईटी की ओर से इस जांच रिपोर्ट को सौंपा नहीं गया है और सभी की निगाहें जो है वो इसी पर टिकी हैं। जानकारी यह भी है कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग पर शासन ने 3 सदस्य जो एसआईटी का है वो गठन किया गया था, और जहां टीम ने 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भी सौंपी थी। बिल्कुल निकिता, और जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और मंदिर प्रबंधन से जुड़े कुछ पदाधिकारियों ने अपने पदों से भी इस्तीफा दिया था। वहीं सूत्रों की माने तो एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में चढ़ावा गणना व्यवस्था सामने आई अनियमितताओं, मंदिर प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो जरूरी सिफारिशों का जिक्र भी जो है इसमें हो सकता है। अब रिपोर्ट शासन को सौंपे जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। और इसके साथ ही निकिता, अयोध्या चढ़ावा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में अब ये देखना होगा कि क्या कुछ बड़े खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं, क्या और कई लोगों पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये तो रिपोर्ट सौंपने के बाद ही सामने आएगी। तो लगातार इसे लेकर एसआईटी जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो शासन को सौंपने वाली है। अभी तक ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी नहीं गई है। आपको बता दें 15 तारीख लास्ट डेट था इस रिपोर्ट को सौंपने का। बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए क्योंकि एसआईटी की जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंपे जाने के बाद से ही अब उनकी ओर से एसआईटी में जो अब तक जांच उनकी ओर से की गई है उस रिपोर्ट को सौंपा जा रहा है, जो कि विस्तृत जांच रिपोर्ट है। अब उसमें क्या कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ उसमें और नए नाम क्या शामिल हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी है, क्योंकि हर कोई जो है इस विषय पर और भी बातों को जानने
जानने के लिए इच्छुक है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अजहर खान जुड़ गए हैं। अजहर, देखिए, लगातार एसआईटी की जांच जो है वो जारी थी और अब जो है प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद एक विस्तृत जांच रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपी जानी है। क्या लगता है, आशंका जताई जा रही है कि आज भी हो सकता है कि जांच रिपोर्ट को सौंपा जा सके। अजहर, शासन ने 15 जुलाई तक का समय दिया था और जो समय सीमा थी वो पूरी हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि आज एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। पूरी हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि आज एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, क्योंकि देखिए 13 जून को एसआईटी का गठन हुआ था और 25 तारीख को एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें कई तरह की खुलासे हुए थे। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, टिन्नू यादव, मनीष यादव और इस समय तमाम लोग शामिल थे जिनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। अब उसके बाद देखिए एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ा और जिनके खिलाफ एफआईआर हुई थी उनके पास से लगभग 80 लाख रुपए बरामद हुए और उनके जो ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी हुई, उनके परिवार के लोगों से पूछताछ हुई और उसमें कई तथ्य सामने आए और गणना व्यवस्था को लेकर भी एसआईटी ने जांच की तो इसमें तमाम तरीके की लापरवाही सामने आई थी। और अब देखिए एसआईटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है और अब ये देखना होगा कि आखिर इस रिपोर्ट में और कौन कौन से नाम जो हैं वो शामिल हैं, क्योंकि एसआईटी ने जब प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी उसके बाद एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ा था। लेकिन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा सौंप दिया था और उसके बाद अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्ट के सदस्य हैं उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था। ट्रस्ट की बैठक हुई, उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए और अब देखिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका और जो गणना व्यवस्था में जो नियुक्त कर्मचारी थे उनके बीच के संबंध को लेकर भी एसआईटी ने जांच की और जो बैंक कर्मचारी थे जो तमाम गणना व्यवस्था देखते थे, जो कलेक्शन रखते थे, एसबीआई बैंक के तमाम कर्मचारी थे, उनकी भी भूमिका देखी गई। तमाम लोगों पे कार्रवाई हुई और 8 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। अभी जो आरोपी थे उनकी कस्टडी रिमांड जो है वो ली पुलिस ने, पूछताछ करी, फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। अब टिन्नू यादव और मनीष यादव को जो रिमांड है वो पुलिस लेने की कोशिश कर रही है और आगे टिन्नू यादव को भी रिमांड पर लिया जाएगा। हालांकि अब अंतिम रिपोर्ट जो है वो शासन को पेश किए जाना है। ऐसे में क्या माना जाए, कोई नया नाम जो है इसमें सामने आ सकता है इस विस्तृत रिपोर्ट में? जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद जो एसआईटी थी उसकी जांच का दायरा बढ़ा था और अब ये कहना होगा कि देखिए किस तरीके से जो पदाधिकारी है ट्रस्ट के, क्या उनकी क्या कुछ भूमिका थी, उनकी क्या कुछ भूमिका रही इस पूरे मामले में। तो अब जो विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी एसआईटी के द्वारा, तो अब ये देखना होगा आखिर कौन से बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार इस बात को लेकर बयानबाजी कर रहा था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी ये कहना था कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब की गई, छोटे लोगों पर एफआईआर कराई गई, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। तो अब शासन की विस्तृत रिपोर्ट में और कौन कौन से नए नाम शामिल होते हैं ये देखने वाली बात है। बिल्कुल अजहर, देखिए अब देखना होगा कि इस विस्तृत रिपोर्ट में और क्या बड़े खुलासे होंगे। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रज्ञा, लगातार यह जो विषय है वो इस समय उत्तर प्रदेश में हर किसी की नजर इसी पर टिकी है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि एसआईटी की ओर से मामले की जांच लगातार जारी है। विस्तृत जांच रिपोर्ट पूरे तरीके से बनकर अब तैयार है। अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इस जांच रिपोर्ट को शासन को सौंपा जाता है। बिल्कुल निकिता, अब उसके बाद ही जो एक्शन है वो सरकार की तरफ से लिया जाएगा। निकिता, अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सितंबर के पहले सप्ताह से ही समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए की रथ यात्रा निकालने की तैयारियों में जुटे हुए हैं और जानकारी के अनुसार प्रज्ञा यह भी सामने आया है कि यात्रा की जो शुरुआत है वो किसी प्रमुख धार्मिक स्थल से किए जाने पर भी विचार चल रहा है। बिल्कुल निकिता, हालांकि अंतिम स्थान का फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस यात्रा के जरिए अपनी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण को और भी मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं अखिलेश यादव के इस राजनीतिक अभियान के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल शुरू हो गई है। तो निकिता, इसी पर दिखा देते हैं दर्शकों को हमारी ये खास रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज रथ यात्रा से करने वाले हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में वो समाजवादी पीडीए रथ यात्रा निकालने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विधानसभा चुनावों से पहले शुरू होने वाली इस रथ यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव हिंदुओं के किसी बड़े धार्मिक स्थल से कर सकते हैं। हालांकि वो धार्मिक स्थल कौन सा होगा, फिलहाल इसको लेकर पार्टी आलाकमान मंथन में जुटा है। लेकिन अखिलेश यादव की रथ यात्रा के ऐलान के साथ ही यूपी का सियासी पारा गरमाना शुरू हो गया है। पहले आप सपा नेता और कांग्रेस नेता के बयानों को सुनिए। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो रथ यात्रा निकालेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं को जोड़ने का काम करेंगे और जनता को संदेश देना है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान को संदेश देना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने अन्याय किया है उसको हटाना है। उसको हटा के एक ऐसी सरकार बनानी है जो सबके साथ न्याय करे, सबके हक और अधिकार के लिए को देने का काम करे। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी रथ यात्रा लेके निकलेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बने। देखिए, जब सब शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है गठबंधन होना है तो बाकी फिर जो नेता है जो बोले वो उनकी पर्सनल राय मानी जाएगी। पर्सनली वो जो सोचते हैं वो माना जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और खड़गे जी इन सब ने तय कर लिया है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ मिल के चुनाव लड़ेगी। बाकी जिसके जो व्यू पॉइंट है, जिसका जो कहना है, वो सब उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, उसके पार्टी से कोई वो नहीं। वहीं बीजेपी सपा और अखिलेश यादव पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि 2027 में भी योगी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। पीडीए है कहाँ, कौन है पीडीए? अब वो जो इनका एक केवल एक प्रोपगंडा था 2024 के चुनाव में संविधान को लेकर के और बाबा भीमराव अंबेडकर के उस ग्रंथ को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को भ्रमित करने का काम किया था और पूरे प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम किया था, वो सारा प्रोपगंडा उनका फेल हो गया और पूरी तरीके से अब सूपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए वो उसे पिटाई जो पैड है उसको पीटने का काम कर रहे हैं। केवल अभी कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछला 2017 का रिकॉर्ड है उसे तोड़ करके हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाए। पार्टी को, समाजवादी पार्टी को खुद में आत्मचिंतन करना चाहिए। तो क्या कह रही, क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन कराएंगे और समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान है कि ब्राह्मण से भली बेश्या। इतने गंदे शब्द आज तक सृष्टि पे किसी ने ब्राह्मण समाज के लिए नहीं कहे। उस ब्राह्मण समाज के लिए जिसने ऋषि, मुनि, तपस्वी और साधु और संत के रूप में, देश के कभी वैज्ञानिक के रूप में, कभी मंगल पांडे के रूप में, कभी चंद्रशेखर आजाद के रूप में देश के लिए कुर्बानी दी हो, उस ब्राह्मण को वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान आए कि ब्राह्मण से भली बेश्या, और समाजवादी पार्टी ब्राह्मण की बात करती है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव की रथ यात्रा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों और 75 जिलों को कवर करेगी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि यात्रा का विशेष फोकस पश्चिमी यूपी के जाट और गुर्जर बहुल क्षेत्रों पर होगा, जिसमें बुलंदशहर और मुरादाबाद मंडल अहम हो सकता है, क्योंकि सपा अभी से नए सामाजिक समीकरण गढ़ने की तैयारी में है। चलिए प्रज्ञा, अब लिए चलते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां युवाओं के मुद्दे को लेकर अब सियासत पूरे तरीके से गर्मा गई है। जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज देहरादून के दौरे पर रहेंगे और जहां वह छात्रों के समेत बेरोजगार युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। बिल्कुल निकिता, राहुल गांधी जो है आज शाम 5 बजे देहरादून के बनू स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करेंगे और इस दौरान पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाए जाने की भी संभावना है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस नेताओं का भी साफ तौर पर कहना है कि इस संवाद के जरिए राहुल गांधी छात्रों तो वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की समस्याओं को भी सुनेंगे, उनके सुझावों पर भी चर्चा उनकी ओर से की जाएगी। तो
तो वहीं कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और युवाओं में भी उत्साह दिखने को मिल रहा है। बिल्कुल निकिता, माना जा रहा है कि राहुल गांधी का ये दौरा जो है वो उत्तराखंड में युवाओं से जुड़ी राजनीति को अब एक नई दिशा देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब नजर रहेगी कि देहरादून में राहुल गांधी युवाओं के सामने कौन कौन से मुद्दे उठाते हैं और उनके इस संवाद का राजनीतिक असर जो है वो कितना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, लगातार जो विपक्ष है वो छात्रों और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने में लगा है राज्य सरकारों को, और जहां अगर माना जाए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां खास तौर पर विपक्ष का जो रुख है वो काफी हमलावर रहता है। और इसी बीच आज उत्तराखंड के दौरे पर राहुल गांधी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी ओर से जब जनसभा को संबोधित किया जाएगा और सीधा संवाद युवाओं से किया जाएगा तो आखिर वे कौन कौन से मुद्दों को उठाते हैं। बिल्कुल, तो निकिता अब सीधे ले चलते हैं हरियाणा के जिंद, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। आज जिंद बीजेपी एनडीए के सुशासन मॉडल की तस्वीर बन रहा है। बीते वर्षों में पूरा हरियाणा ही विकास की नई पटरी पर चल पड़ा है। आज का ये कार्यक्रम डबल इंजन की बीजेपी सरकार के इसी मिशन को नई ऊर्जा से भर रहा है। साथियों, आज जिंद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य प्रोजेक्ट्स भी हरियाणा को मिले हैं। इसमें रेलवे के, हाईवे के अनेक प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी विरासत से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं और 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहां के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए भी हरियाणा के मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज जिंद
और हरियाणा के लोगों की मैं एक और बात के लिए सराहना करूंगा। स्वच्छता से स्वागत पहल को आपने जिस गंभीरता से लिया है, जिस तरह मेरे आने से पहले यहां के लोग स्वच्छता अभियान में नए सिरे से, नई ऊर्जा से जुटे हैं, वो दिल खुश कर देने वाला है। और मैं देख रहा था पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया में आपका ये जो सफाई अभियान चल रहा है, उसकी भारी चर्चा रही है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है सोशल मीडिया में, मोदी जी आप बार बार आइए ताकि हमारा जिंद स्वच्छ रहे। जिस महाशय ने ये भाव व्यक्त किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं जिंद वालों से आज कुछ मांगने आया हूं। आप मुझे बताइए, क्या इस सफाई के लिए, ये स्वच्छता के लिए मोदी का आना जरूरी है क्या? अगर जिंद के लोग तय कर लें, हरियाणा के लोग तय कर लें कि अब हम गंदगी नहीं करेंगे, तो जिंद कभी गंदा होगा क्या? हरियाणा में गंदगी आएगी क्या? तो काम एक ही करना है, मोदी के आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप तय कर लीजिए। स्वच्छता ये हमारा स्वभाव बना देंगे, स्वच्छता ये हमारे संस्कार बना देंगे। हम स्वच्छता को इसी तरह अपनी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, अगर हम रेलवे के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि 19वीं सदी के रेलवे की पहचान स्टीम इंजन से बने थे। 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी, और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे, और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन अभी अभी आई है, करीब 7-8 साल पहले ही अस्तित्व में आई है। अभी दुनिया के 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है, और जिन देशों में अभी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन भी चल भी रही है, वहां बहुत शुरुआती दौर में है। लेकिन भारत की जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है, उसके सामर्थ्य के बारे में सुनकर आपको भी गर्व होगा, एक एक हिंदुस्तानी को गर्व होगा। साथ शामली से आई होगी।
तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जो है वो हरियाणा के जींद पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निकिता, सबसे बड़ी बात यह है कि देश की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी जो जींद से रवाना हो रही है, और बिल्कुल शायद ये देशवासियों के लिए भी बड़ी सौगात जो है वो मानी जा सकती है, क्योंकि बिल्कुल ये प्रज्ञा, ऐसी ट्रेन क्योंकि है जो ये वास्प बिल्कुल से चलेगा। बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए ये बड़ी सौगात ही है। ये बड़ी सौगात इसलिए भी है क्योंकि ये पूरे तरीके से इको फ्रेंडली है, और इसके जो ये जब चलेगी तो इसका वेस्ट जो है वो सिर्फ भाप के रूप में निकलेगा। बिल्कुल पूरे तरीके से इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत की गई है, और बेहद ही सराहनीय पहल है। क्योंकि देखिए हरियाणा के जींद से जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह बड़ी सौगात जनता को समर्पित की गई है, आगे आने वाले दिनों में प्रज्ञा ये बेहद ही कारगर साबित हो सकती है। क्योंकि देखिए भारत में जिस तरीके से स्वदेशी के लिए लगातार प्रोत्साहन जो है वो किया जा रहा है, और इस बीच ये बड़ी सौगात जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, क्योंकि स्वदेशी को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है उसका सीधा उदाहरण निकिता आज हम देख सकते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत जो है आज जिंद से कर दी गई है, जो कि जिंद से पानीपत के लिए जाएगी, और हरियाणा के साथ ही निकिता देश के लिए भी ये बड़ी सौगात जो है वो मानी जा सकती है। इसी के साथ निकिता सीधे शामली लेकर चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। जिस पावन हनुमान टीला में आकर लीलाधारी प्रभु श्री कृष्ण ने विश्राम किया था, और यहां पर यहां के उस टीले में पवित्र जल को ग्रहण किया था, शामली और कैराना की इस पावन धरा को जिसने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था, और कैराना की पावन धरा जिसने भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को एक नई ऊंचाई दी, और जिस कैराना घराने से पंडित भीमसेन जोशी ने दुनिया के अंदर भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को एक नई ऊंचाई दी, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा शामली जनपद जिसकी अपनी गन्ने की मिठास है, शामली आज से 10 वर्ष पहले लोगों के लिए कोहतुल का विषय बना हुआ था। लोग इस बात को ढूंढते थे कि शामली जिला है कहां, जो इतना दहशत और भय का प्रतीक बना हुआ है। प्लान होता था, सरेआम गुंडागर्दी होती थी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। कैराना का प्लान, कांधला का प्लान, एक शरारत के तहत यहां की डेमोग्राफी को बदलने की जो साजिशें हो रही थी, विकास कार्य ठप पड़ा हुआ था। नौजवान हताश और निराश था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, बहनें और बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थी, उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे, आवागमन के मार्ग पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुके थे, बिजली नहीं आती थी। आज जब मैं कैराना को देखता हूं, शामली को देखता हूं,
अंतःकरण से खुशी होती है कि जैसे प्रयागराज की धरती मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के लिए जाना जाता है, ऐसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा शामली जनपद अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली अंबाला एक्सप्रेसवे और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का संगम, त्रिवेणी का संगम बन चुका है एक्सप्रेसवे का। ये इंफ्रास्ट्रक्चर याद करना, यहां की युवा पीढ़ी की ऊर्जा का उपयोग अगर सकारात्मक दिशा में किया गया, आने वाले समय में यह इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा का बेहतर माहौल हमारे शामली को एनसीआर के सबसे धनी और सबसे समृद्ध जनपदों में खड़ा करके रख देगा। याद करिए आज से 10 वर्ष पहले आप बिजली के लिए तरसते थे और आज शामली अपने यहां से 400 केवीए के एक बड़े ट्रांसफार्मर के सब स्टेशन के माध्यम से, विद्युत स्टेशन के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति करने का माध्यम बना हुआ है। आज से 10 वर्ष पहले मेडिकल की सुविधाएं नदारद थी। पहले ही 3 वर्ष के अंदर शामली ने जो प्रगति की 17 से 20 के बीच, मैं 20-21 में देख रहा था जब कोरोना महामारी थी, शामली के लोग तो स्वस्थ थे ही, लेकिन देश के अन्य क्षेत्रों से, दिल्ली और अगल बगल के क्षेत्र से लोग उपचार कराने के लिए शामली के हॉस्पिटलों में आने के लिए मजबूर हो रहे थे। बहन और भाइयों, ये विकास का वो मॉडल है जो डबल इंजन सरकार आपको दे रही है, और डबल इंजन सरकार आज एनडीए की डबल इंजन की, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो या उनके मार्गदर्शन में चलने वाली यूपी की सरकार, दोनों मिलकर के इस गति को शामली की प्रगति में बदल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। याद करिए जो अभी यहां प्रसन्न चौधरी कह रहे थे मंच से, यहां के जनप्रतिनिधि चौधरी जयंत सिंह जी ने भी, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने भी, मोहित बेनीवाल ने भी, सुरेश राणा जी ने भी, सुरेश राणा तो हमारे गन्ना मंत्री थे, आज जो भी हमारे सामने चीनी मिलों की चलती हुई स्थिति है उसमें जो सुधार है, यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर उस चीनी मिलों के पुनरुद्धार का बीड़ा किसी ने उठाया है तो इसी माटी के सपूत से सुरेश राणा ने 2017 में उठाई थी। और बहन और भाइयों, आज उसका परिणाम है 122 चीनी मिलें चल रही हैं। और जब मेरे सामने प्रस्ताव आया कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे हो, उसकी व्यवस्था तो कराई गई, लेकिन ये हुआ कि दाम भी बढ़ जाता तो अच्छा होता। हमने सीधे उसको 400 रुपए कुंटल किया है। 400 रुपए कुंटल आज के दिन पे हमारे अन्नदाता किसानों को मिल रहा है। बहन और भाइयों, 2017 में हम लोग आए थे तो हम लोगों ने तो ये मान करके सुरेश जी को ये जिम्मेदारी दी कि लगता है कि अब ये चीनी मिलें बंद हो जाएंगी। याद करिए 2007 से लेकर के 2017 के बीच 29 चीनी मिलें सपा बसपा की सरकार में बंद हुई। 29 चीनी मिलें, 21 चीनी मिलों को इन्होंने औने पौने दाम में बेच दिया था। मैंने सुरेश जी से पूछा, मैंने कहा भी क्या होगा, चीनी मिलें बिकेंगी तो नहीं? इन्होंने कहा बिकेंगी नहीं,
इन चीनी मिलों को वापस लेकर के चलाने का काम करेंगे। आज 122 चीनी मिलें यूपी के अंदर चल रही हैं और बहनों और भाइयों 122 चीनी मिलें चल भी रही हैं। आज यूपी चीनी उत्पादन में नंबर 1, गन्ना उत्पादन में नंबर 1, इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 राज्य के रूप में बन करके आज अपने अन्नदाता किसानों के उन्नयन और उनकी समृद्धि का कारण बननी हुई है। बहनों और भाइयों, यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और कैराना से पलायन हो रहा था और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके। आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है और उसी के लिए आज आपका समर्थन लेने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये जो जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। मुझे याद है जब 2020-21 में जब मैं आया था यहां, पहले मैं 2017-18 में आया था, फिर 20-21 में मैं आया था। मैं कैराना में उस परिवार से भी मिला था जिस परिवार के एक सदस्य की हत्या 2015 में सरेआम कैराना के बाजार में कर दी गई थी। और आज जब मैं आता हूं, मुझे लगता है जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, कैराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ। आज लगता है सार्थक हुआ है। अब बेटी अपने घर में रह करके पढ़ रही है, स्कूल जा रही है, और शामली ने तो बहुत प्रगति की है। मैं पिछली बार आया था, मैंने यहां के स्कूलों का भी दौरा किया था। मैंने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट भी देखे। उसकी मेरिट सूची में जब शामली का नाम मैंने देखा, मैंने उन बच्चों को लखनऊ में बुलाया और मैंने कहा कहां परिवार के लोग कहां रहते हैं? कहा अपने घर से स्कूल जाते हैं। मैंने कहा डर नहीं लगती? कहा नहीं, अब तो डबल इंजन की सरकार है, अपराधी जानता है अगर उसने कुछ भी हिमाकत की तो जेल या जहन्नुम में से दूसरी जगह तीसरी मिलने वाली नहीं है। और इसीलिए आज शामली प्रगति कर रहा है। बहनों और भाइयों, इस प्रगति की राह को और तीव्र करने के लिए आज मुझे स्वयं फिर यहां आना पड़ा है। मैं भी आया हूं, देखो ना, कैराना में मैंने कहा था हम पीएसी की एक बटालियन देंगे। कितना भव्य बटालियन बन रही है यहां पे। याद करिए, अब नौकरी निकलती है यूपी के अंदर। अब नौकरी का वो सिंडिकेट जो कभी सेफई से चल करके शामली के नौजवानों के नौकरी के अधिकार को छीन लेता था, अब नहीं कर सकता है। अब नियुक्ति पत्र वितरित होते हैं तो शामली का नौजवान भी भर्ती होता है। शामली का नौजवान भी आज नौकरी पाता है। मुजफ्फरनगर का नौजवान नौकरी पाता है। आज कोई संकट नहीं है। बहनों और भाइयों, एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग
2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के युवाओं के लिए, देश के अन्नदाता किसानों के लिए और देश के अन्नदाता किसानों के उन्नयन के लिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को आज साकार कर रही है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। एक और अन्नदाता किसान के उन्नयन का कार्य हो रहा है, उसके चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य हो रहा है। दूसरी ओर नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा है, बहन और बेटी को सुरक्षा भी है और उनके स्वावलंबन के लिए भी योजना है, और हर गरीब को शासन की योजना का लाभ प्रदान करने का कार्य भी हो रहा है। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उनके निवेश को भी और उसको भी सुरक्षा प्रदान करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। यही तो डबल इंजन सरकार है। आज कावड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं, आज तो शानदार कावड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है, उद्यमी व्यापारी और स्वयंसेवी संगठन उनकी सेवा के लिए खड़े रहते हैं। और मैं आज के इस अवसर पर जब कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, मैं सभी कावड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में अनुशासन और धैर्य, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य, कोई अनुशासनहीनता होती है, तो इस प्रकार के दृश्य जितने भी विरोधी हैं, ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कावड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंध। तो शामली से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की। फुटबॉल की दुनिया में मेसी ने एक और ऐतिहासिक अध्याय जोड़ दिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का टिकट जो है वो अर्जेंटीना ने पक्का कर लिया है और इस सफर में कप्तान मेसी का प्रदर्शन एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। बिल्कुल प्रज्ञा, और देखिए अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल मुकाबले में भी इंग्लैंड को 2-1 से हराकर खिताब मुकाबले में जगह बना ली है। और जहां देखिए टीम की इस शानदार जीत में लियोनेल मेसी की अहम भूमिका रही और जिसके साथ ही साथ उन्होंने अपने करियर की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी यहां हासिल कर ली है। बिल्कुल निकिता, मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना एक बार फिर विश्व कप ट्रॉफी से सिर्फ एक कदम दूर है। फैंस की नजरें अब उस महामुकाबले पर टिकी हैं जहां अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। क्या मेसी एक बार फिर अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बना पाएंगे? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की खिताबी जंग के लिए स्पेन और अर्जेंटीना तैयार है। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। टीम की इस जीत में कप्तान लियोनेल मेसी ने बेहद इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके साथ ही उन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के खिलाफ हुए दूसरे सेमीफाइनल में 2 शानदार असिस्ट कर मेसी ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक दुनिया का कोई भी फुटबॉलर नहीं बना सका।
दरअसल बेहद रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले के पहले हाफ में इंग्लैंड ने अटैकिंग खेल दिखाया, गोल करने के कई मौके बनाए, लेकिन दोनों टीमों का डिफेंस मजबूत रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि शुरुआती 45 मिनट तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ में भी इंग्लैंड ने दबदबा कायम रखा और एंथनी गॉर्डन ने शानदार गोल कर इंग्लैंड को 1-0 की बढ़त दिला दी, जिसके बाद इंग्लैंड की जीत पक्की नजर आ रही थी। लेकिन इसके बाद अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने टीम को वापसी कराई। 85वें मिनट में मेसी के शानदार पास को एंजो फर्नांडिस ने गोल कर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। फिर इंजरी टाइम में भी मेसी ने अपना जादू दिखाया और उनके सटीक पास पर मार्टिनेज ने गोल कर अर्जेंटीना को 2-1 से निर्णायक बढ़त दिला दी। सिर्फ 7 मिनट में किए गए 2 गोल्स की बदौलत अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी एंट्री कर ली है। इसी के साथ ही इस मुकाबले में 2 असिस्ट के साथ लियोनेल मेसी ने इतिहास रच दिया। अब उनके नाम फीफा वर्ल्ड कप में कुल 12 असिस्ट हो गए हैं, जिसमें 10 असिस्ट नॉकआउट मुकाबलों में आए हैं। विश्व कप इतिहास में ये उपलब्धि हासिल करने वाले मेसी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले कोई भी फुटबॉलर विश्व कप में 8 से ज्यादा असिस्ट नहीं कर पाया था। अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। अब दुनिया की नजरें मेसी और अर्जेंटीना पर होंगी। देखना ये होगा कि क्या लगातार दूसरी बार वो विश्व कप का खिताब अपने नाम कर पाते हैं। तो फिलहाल हमारी आज की इस पेशकश में इतना ही, जिसमें हमने जाना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किस तरीके से हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो देश को समर्पित कर दी गई है। तो वहीं अयोध्या के घटनाक्रम पर भी आपको जानकारी दी और साथ ही साथ जाते जाते आपको स्पोर्ट्स के बारे में भी जानकारी दी। तो फिलहाल खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।